हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूनिट 5 का लेक्चर 1। थोड़ा सा वीडियो में डिले हो गया क्योंकि थोड़ा सा यार मेरा कॉलेज का काम था, इस वजह से, है ना। तो आज हमारी जो यूनिट का नाम है वो है कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। तो बेसिकली कॉन्करेंसी कंट्रोल को देखेंगे। कॉन्करेंसी क्या होती है? बेसिकली एक हमारी क्या है कि मल्टीपल जब ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर काम कर रहे होते हैं, उसे हम कॉन्करेंसी कहते हैं। उसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं और उस कंट्रोल करने के समय पर हम कौन कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं, उन्हीं को हम देखने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ज़्यादा अगर थ्योरी ही पूछी जाती है इस यूनिट से तो स्कोरिंग यूनिट है, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट कोड है BCS 501। अगर आपने अभी तक ये सब्जेक्ट कोड को नहीं देखा है तो भाई देख लो। और क्या बोलते हैं, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा प्लेलिस्ट का। और मैंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स कराए, उसके साथ पिछले 3 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें भी सॉल्व कराया है। तो जाके प्लीज देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्करेंसी कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। फिर हम कॉन्करेंसी प्रॉब्लम कौन कौन सी है वो देखेंगे। देन लॉग बेस्ड, मतलब बेसिकली है ना, इसके अंदर कॉन्करेंसी टेक्निक्स के अंदर 3 टेक्निक है: लॉग बेस्ड टेक्निक्स, टाइम ऑर्डरिंग टेक्निक, एंड उसके बाद है वैलिडेशन, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स। तो इसके अंदर हमारी जो है टाइप्स ऑफ लॉग देखेंगे, फिर कौन कौन सी हैं जो उस 4 तरीके की, उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बिना देरी करे आराम से स्टार्ट करते हैं और आराम से बैठकर देख लेना, ठीक है, और सारी चीजें अभी समझ लेना। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल होता क्या है, पहले हम वो देखते हैं। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म इन अ डेटाबेस सिस्टम to manage simultaneously transaction while ensuring data consistency, integrity and isolation. So basically आप इसके अंदर सारी चीजें लगा सकते हो जो भी हमारी एसेट के अंदर एसेट प्रॉपर्टी थी ट्रांजेक्शन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब मल्टीपल मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही टाइम पर डेटाबेस सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उनके उस उन सब के अंदर कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड आइसोलेशन बना के रखने को ही हम कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट प्रॉब्लम दैट कैन अराइज व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कॉन्करेंटली, ठीक है। सो अगर आपने यूनिट 4 देखी है ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, लेकिन नहीं तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि आपका एक डेटाबेस है ना, और यहाँ पर आपके जो है मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो है काम कर रहे हैं। डेटाबेस थोड़ा अच्छे से बना भाई, डेटाबेस है ना। और यहाँ पर आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि T1, T2, T3, है ना। तो यहाँ पर एक ही टाइम पर अगर डेटाबेस के अंदर वैल्यू जैसे ए की 500 है, ए अकाउंट की, है ना, और ट्रांजेक्शन जो T1 है वो उसके अंदर राइट करना चाहता है, वो 700 इसके अंदर ये रीड करना चाहता है और ये राइट करना चाहता है एक ही टाइम। तो कहीं ना कहीं कॉन्करेंसी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइम पे जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और डेटा तो उसके अंदर एटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है, तो प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है। तो उसे हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा ध्यान मत दो, बस दिमाग में ये रखो कि व्हेन द मल्टीपल ट्रांजैक्शन वर्क ऑन अ डेटाबेस साइमल्टेनियसली टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और एटॉमिसिटी और आइसोलेशन, सो इट्स कॉल्ड व्हाट, कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। सो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो इंपॉर्टेंस के अंदर आप एसिड प्रॉपर्टी को भी लिख कर आ सकते हो, या फिर ऐसे लिख कर आ सकते हो कि डेटा कंसिस्टेंसी एंश्योर दैट डेटा डेटाबेस रिमेन एक्यूरेट एंड रिलायबल डिस्पाइट साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन, ठीक है। साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी हमारा जो डेटाबेस है वो एक्यूरेट रहेगा और रिलायबल रहेगा। अब ये आइसोलेशन की गारंटी देता है कि मतलब आपका जो वन एक ट्रांजेक्शन है उसके अंदर कोई भी ऐसे वन ट्रांजेक्शन इंटरमीडिएट स्टेट्स आर नॉट विजिबल टू द अदर्स, ठीक है। मतलब कि एक अपना अलग जोन में रहेगा, एक अपना अलग जोन में रहेगा, दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। थर्ड आता है फेयर रिसोर्स शेयरिंग। जो भी रिसोर्स की शेयरिंग होगी वो भी किसी ना किसी टेक्निक को यूज करके होगी, तो वो फेयरली होगी, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एनोमलीज, लाइक जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड और अदर कॉन्करेंसी रिलेटेड इश्यूज अभी हम देखेंगे, उन सबको क्या करता है भाई, रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो यही हमारी कंकरेंसी जो कंट्रोल है उसकी इंपॉर्टेंस है। और देखो, बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल क्या करता है, कंकरेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता, ठीक है। चलो कंकरेंसी प्रॉब्लम देखते हैं, मैं यूनिट 4 में भी समझा दिया था ये। सो कंकरेंसी प्रॉब्लम अकर व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली and interact with the same data, leading to the unexpected or incorrect
आउटकम्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डर्टी रीड, ठीक है। मतलब कि अगर किसी बंदे ने डाटा जो डेटा है उसे कमिट नहीं किया है और किसी और बंदे ने उसे रीड कर लिया है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डर्टी रीड कहते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन रीड अनकमिटेड चेंजेस मेड बाय अनदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल डेटा हो जाता है। और इसका प्रिवेंशन क्या है कि आप क्या करो, हमेशा ऐसी टेक्निक यूज करो कि आपका जो भी डेटा है वो हमेशा कमिट होने के बाद ही कोई रीड कर पाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है, ठीक है। T1 ने डेटा को रीड किया 100, डेटा को अपडेट किया 50 कर दिया, फिर यहाँ पर राइट कर दिया, फिर कमिट नहीं किया है, अभी राइट किया, ठीक है। यहीं पर राइट करने के बाद T2 ने इसे रीड कर लिया, ठीक है। और इसने राइट करने के बाद क्या किया, इसे रोल बैक कर दिया, यानी कि अबॉर्ट करके ये वाले स्टेट पे चले गया, ठीक है। अब इसने जो डेटा रीड किया है वो कितना है, 50 है ना। और अब ये इसे यूज करेगा 50 को, तो ये क्या है भाई, इनकरेक्ट डेटा है। और इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, डर्टी रीड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट, फैंटम रीड, ठीक है। सो फैंटम रीड क्या होता है, यहाँ पे 3 लिख गया है, थोड़ा ज्यादा परेशान मत होना, 2 है, ठीक है। सो फैंटम रीड क्या होता है, अ ट्रांजेक्शन री एग्जीक्यूट अ क्वेरी and gets a different result set because another transaction has added or removed rows that match query criteria। तो बेसिकली अगर कोई बंदा पहले कोई कोई क्वेरी लिखता है, उस पे जो आंसर आता है, अगर वो दूसरी क्वेरी लिखता है उसी डेटाबेस पर, डिफरेंट आंसर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैंटम रीड कहते हैं, ठीक है। जल्दी से एग्जांपल से समझो कि मतलब यहाँ पर देखो T1 ने क्या किया, यहाँ पर क्वेरी लगाई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है। तो उसके पास दो रो आई, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, ठीक है। अब क्या हुआ कि T2 ने क्या किया, इतने में ही इंसर्ट कर दिया एम्प्लॉय 3 जिसकी सैलरी 6000 है, ठीक है, और कमिट कर दिया। अब ये वापस आगे ये वाली क्वेरी चलाएगा, तो देखो यहाँ पर यही वाली क्वेरी चलाई ऊपर वाली, तो इस वाले की तो 6000 है, 5000 से ऊपर है, तो इसके पास 3 रो आ रही होंगी। तो देखो ये वाला जो हमारा आंसर था, इस वाले आंसर से थोड़ा डिफरेंस है, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया हमारा फैंटम रीड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, लॉस्ट अपडेट, ठीक है। तो लॉस्ट अपडेट का मतलब क्या है कि टू ट्रांजेक्शन रीड द सेम डेटा एंड अपडेट इट कॉन्करेंटली, बट वन अपडेट ओवरराइड द अदर लीडिंग टू द लॉस ऑफ द डेटा, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई ओवरराइट हो जाता है उसे हम लॉस्ट अपडेट कहते हैं, ठीक है। इसे आप डर्टी राइट भी कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, T1 ने हमारा डेटा रीड किया 100, अपडेट किया 120, यहाँ पर T1 ने डेटा रीड किया 100 और अपडेट कर दिया इसे 70, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसने तो 120 कर दिया और इसने 70 कर दिया, ठीक है। और इसने इसे राइट कर दिया, फिर इसने राइट कर दिया। तो देखो जब ये इसे ये सोचेगा कि मेरा जो डेटा है वो तो लास्ट मैंने 120 पे छोड़ा था, ये इसे पता है कि इसने 170 कर दिया था, लेकिन बाद में इसने किया है तो इसका जो है इसका आंसर जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया T1 पे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉस्ट अपडेट वाली प्रॉब्लम कहते हैं। देखो प्रॉब्लम्स याद रखना, कभी कभी अलग से ही पूछ लेते हैं 10 नंबर में, तो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजी भी है, बस नाम याद रखना है आपको, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है हमारा डेडलॉक प्रॉब्लम। डेडलॉक प्रॉब्लम मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझाया था कि मतलब अगर एक मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही रिसोर्स पे जा रहे हैं, तो भाई डेडलॉक प्रॉब्लम आ सकती है। टू और मोर ट्रांजेक्शन वेट इनडेफिनेटली या फिर इनफाइनेटली फॉर रिसोर्स लॉक बाय ईच अदर क्रिएटिंग अ सर्कुलर वेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखो T1 जो है, T1 ने हमारा T1 को ना लॉक करना था ए को, उसने लॉक किया, और ए पर काम करना था, ठीक है। तो ए को उसने लॉक कर लिया, T2 को बी पर काम करना था, तो इसने बी को लॉक कर दिया। अब क्या हुआ कि जो हमारा T1 है उसे बी की जरूरत है, ठीक है, मतलब कि बी को लॉक करना है, उसे बी की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये वेट करेगा बी के लिए, और इसको जरूरत है भाई ए के लिए, तो ये जब तक ए को छोड़ेगा नहीं, जब तक ये बी को नहीं छोड़ रहा, तो इन दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट लूप आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम T1 लें और यहाँ पर हम T2 लें, तो T1 तो वेट कर रहा है जो कि रिसोर्स T2 के पास है, T2 वेट कर रहा है जो रिसोर्स T1 के पास है, तो ये क्या आ गया, लूप आ गया, यहाँ पर साइकिल आ गई, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट, ये डेडलॉक आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, टेक्निक्स फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप की टेक्निक्स होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। लॉग बेस्ड, लॉग बेस्ड में क्या होता है कि आप लॉक्स का यूज करते हो, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ लॉग, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टाइम स्टैम्प में क्या करते हो कि बेसिकली आप हर एक ट्रांजेक्शन को कोई ना कोई एक टाइम स्टैम्प असाइन कर रहे होते हो और उसी के हिसाब से ऑर्डरिंग
जो है वो होती है, ठीक है। असाइन टाइम स्टैम्प टू अ ट्रांजेक्शन एंड एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन देयर टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वैलिडेट देयर ऑपरेशंस बिफोर कमिटिंग। सो मतलब जब भी वो कमिट करने वाले होते हैं उससे पहले एक बार वैलिडेशन कर लेते हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, फिर वो कमिट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। इसमें जो ज़्यादा अगर पूछे जाती है टाइम ऑर्डरिंग और वैलिडेशन पूछी जाती है, फिर भी मतलब सारी पढ़नी जरूरी है, ठीक है। सो सब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का। सो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है। इसमें क्या है कि लेट्स कंसीडर अ बैंक डेटाबेस जिसका अकाउंट बैलेंस है 10,000, और T1 को क्या करना है, 2,000 रुपये विड्रॉ करने हैं, और T2 को क्या करने हैं, 3,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही टाइम पे चीजें होंगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पर टाइम चल रहा है यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हो। और यहाँ पर T1 विड्रॉ करेगा, यहाँ पर T2 डिपॉजिट करेगा, यहाँ पर अकाउंट बैलेंस आपको दिखेगा, ठीक है। सो T1 ने क्या किया, डेटा रीड किया 10,000, आपको दिख रहा है। T2 ने रीड किया डेटा 10,000, ठीक है। अब इसने राइट कर दिया 8,000, और इसने राइट कर दिया 13,000। तो फाइनल डेटाबेस, फाइनल जो अकाउंट के अंदर डेटा आया कितना आया, 13,000, ठीक है। मतलब देखो 13,000 तो आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब T1 विड्रॉ करेगा 2,000 रुपये, तो डेटाबेस के अंदर कितनी अमाउंट रह जाएगा, 8,000 रह जाएगा, ठीक है। और लेकिन जब T2 उसे डिपॉजिट करेगा 3,000 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 13,000। तो यहाँ पर क्या है, ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको ही हम कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हियर जो T2 है वो ओवरराइड कर रहा है T1 के रिजल्ट को, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये लॉस्ट अपडेट कर रहा है, तो करंट बैलेंस शुड बी 11,000, बट इट इज नाउ इनकरेक्ट, ठीक है। सो कॉन्करेंसी का इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इसका लॉक का यूज कर सकते हो, ठीक है। कि मतलब अगर काउंट पर जो है T1 को काम करना है, तो T1 क्या करे, अकाउंट बैलेंस पर क्या करे, लॉक ले ले, है ना। और जब तक काम करे, जब तक उसका भाई काम खत्म ना हो जाए, ठीक है। और जब तक क्या होगा कि T2 जो है वेट करेगा अंटिल T1 फिनिश। सो इससे क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है वो अपडेट होगा करेक्टली। जैसे कि यहाँ पर अगर T1 अगर बैलेंस अपडेट करता और ये लॉक ले लेता इसके ऊपर, ठीक है, कि मतलब इसके ऊपर पहले लॉक लेता, है ना, फिर इसे रीड कर लेता, फिर इसे राइट कर लेता, तब तक ये क्या करता है, इसे वेट कर देता, फिर ये अनलॉक कर देता, इसे जो लॉक है उसे रिलीज कर देता, तो फिर ये काम कर लेता। इससे क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो ये थी हमारी क्या एक एग्जाम्पल छोटा सा। तो यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन था पूरा, है ना, जो हमारा इंट्रोडक्शन था कॉन्करेंसी प्रॉब्लम का, कि कॉन्करेंसी प्रॉब्लम होती क्या है ना, उसे हम क्या काम कैसे करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है, वो सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो कॉन्करेंसी प्रॉब्लम है अगर आती है तो आप ये सारी चीजें लिख कर आओगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इसकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। सो पहली होती है हमारी लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल इन कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल बेसिकली लॉग्स का यूज करता है कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के लिए। देखो कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्करेंसी टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है। पहली आती है हमारी लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल इन कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। सो टू अचीव आइसोलेशन बिटवीन ट्रांजेक्शंस, लॉकिंग ऑपरेशंस आर यूज्ड इन लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। तो इसमें किसका यूज करते हैं हम, लॉकिंग ऑपरेशंस का यूज करते हैं। बेसिकली जिस पर भी काम करना है उस पर लॉक ले लो और भाई फिर काम करो, ठीक है। देखो यहाँ पर आइसोलेशन इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अ सच अ वे दैट देयर इफेक्ट्स आर नॉट विजिबल टू अदर अंटिल दे आर कंप्लीट, ठीक है। मतलब आइसोलेशन एक प्रोवाइड कराता है, जैसे आपको लॉक मिल गया आप सबसे अलग हो गए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब तक आप अपना काम खत्म नहीं कर लोगे उसका जो इफेक्ट है कि आपने राइट किया रीड किया है, वो दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। देखो बाय लॉकिंग ऑपरेशन, transactions are restricted from performing conflicting read write actions on same data, maintaining data integrity, ठीक है। तो बेसिकली लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया होगा कि ये आइसोलेशन इंटीग्रिटी वगैरह के लिए क्या है भाई, काम करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि आप एक लॉगिंग ऑपरेशंस का यूज करते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको आइसोलेशन प्रोवाइड करा दी जाती है, और जब आप लॉगिंग ऑपरेशन लेके रखते हो तो आप सबसे अलग हो जाते हो, ठीक है। सो बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा लॉक का टाइप है, अभी देखो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल हम अभी आगे देखेंगे चार, ठीक है।
पर उससे पहले आपको ये पता लग होना चाहिए कि जो आपके टाइप्स ऑफ लॉक हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? पहला हमारा जो लॉक होता है वो होता है शेयर्ड लॉक, ठीक है? सो शेयर्ड लॉक क्या है? बेसिकली बस इतना सा समझो कि अगर T1 है और T2 है, अगर ये एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर T1 ने शेयर्ड लॉक ले रखा है, ऐसे एस इसका सिंबल होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर एस ने शेयर्ड लॉक ले रखा है ए के ऊपर, ठीक है? तो ये ए को रीड करेगा, ठीक है? और ए को राइट करेगा। तो अगर जो भी देखो, इसने अगर ए के ऊपर शेयर्ड लॉक ले रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो इस समय जो T2 है, सिर्फ इस पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। बस ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है डेटा को, लेकिन राइट वाइट नहीं कर सकता, ठीक है? समझ रहे हो? मतलब अगर इसने लॉक ले रखा है तो ये सिर्फ रीड करेगा, ठीक है? और इसको हम रीड ओनली लॉक भी कहते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डेटा राइट ऑपरेशन को, बट अलाउ रीड ऑपरेशन ऑन द डेटा, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है? मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन रीड द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट बट नो वन कैन मॉडिफाई इट अंटिल द लॉक इज रिलीज, ठीक है? मतलब कि एक बंदा अपना काम कर रहा है, लॉक ले रखा है उसने, और उस पर मतलब जब सब लोग देख तो सकते हैं, लेकिन कोई भी उसे राइट नहीं कर सकता, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी है, बस दिमाग में रखो ये रीड ओनली लॉक है, ठीक है? अब आता है हमारा एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है? सो एक्सक्लूसिव लॉक कुछ नहीं है, इसके अंदर जैसे वहां पर हमारा रीड परफॉर्म करने दे रहे थे आप T2 को, यहाँ पर T1 ने अगर एक्सक्लूसिव लॉक एक्स के एक्सिस का सिंबल होता है, अगर ए पर ले लिया, तो ना तो कोई सामने वाला इस पर रीड कर सकता है, ना तो कोई भी इस पे राइट कर सकता है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं, ये जो एक्सक्लूसिव लॉक है, इसको हम क्या कहते हैं, अलाउ बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। This lock is for exclusive access, meaning no other transaction can read or modify the data while lock is held. ठीक है? So example ले तो when one transaction update a bank balance, so no other transaction can access it until update is incomplete. ठीक है? So is complete. ठीक है? So basically आपको समझ में आ गया होगा एक्सक्लूसिव लॉक क्या है? इसका सिंबल एक्स होता है। तो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया है, तो ना तो सामने वाली ट्रांजेक्शन उस पर रीड कर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगी, ना तो उसे मॉडिफाई कर पाएगी, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव लॉक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो लॉक कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है? मतलब कि अगर दो ट्रांजेक्शन हैं, मतलब देखो, एक ट्रांजेक्शन ये है ना? और एक ट्रांजेक्शन ये है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है लॉक कॉम्पिटिबिलिटी का, कि मतलब अगर जो हमारा T1 है, उसने अगर मतलब शेयर्ड लॉक ले रखा है, ठीक है? अगर इसने किसी पर अगर शेयर्ड लॉक ले रखा है, तो जो ये T2 है, क्या वो शेयर्ड लॉक ले सकता है? हाँ, ये भी शेयर्ड लॉक ले सकता है, ठीक है ना? और अगर इसने एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, मतलब इसे एक्स से डिनोट करते हैं, अगर इसने एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, ठीक है? तो क्या ये जो T2 है वो एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है? नहीं ले सकता। अगर इसने एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, तो सामने वाला क्या शेयर लॉक ले सकता है? नहीं ले सकता। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉक कॉम्पिटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, ये हम यहाँ पे समझाता हूँ। अगर करंट जो लॉक है वो शेयर्ड है, ठीक है? तो सामने वाला शेयर्ड लॉक ले सकता है? हाँ, ले सकता है, ठीक है? अगर करंट लॉक हमारा शेयर्ड लॉक है, क्या सामने वाला एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है? नहीं ले सकता। अगर आपका करंट जो लॉक हमारा एक्सक्लूसिव लॉक है, तो क्या वो शेयर्ड लॉक ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या एक्सक्लूसिव लॉक है तो एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है? नहीं ले सकता। तो बेसिकली बस ये याद रखो, अगर आपका शेयर्ड है तो आप शेयर्ड में काम कर पाओगे, सामने वाला भी शेयर्ड में काम कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास शेयर्ड है तो सामने वाला एक्सक्लूसिव नहीं ले सकता, अगर आपके पास एक्सक्लूसिव है तो सामने वाला शेयर नहीं ले सकता, ना तो एक्सक्लूसिव ले रख सकता, ठीक है? इसे हम लॉक कॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपसे टाइप्स ऑफ लॉक पूछे जाते हैं तो आप इससे भी बना के आओगे, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स की। तो बेसिकली जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं अब स्टार्ट हुए हैं, ठीक है? तो इसके अंदर बेसिकली 4 होते हैं, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल ही इंपॉर्टेंट है ना? सो इसके अंदर क्या है कि पहला जो नाम है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल का, वो है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। सिंपलिस्टिक समझ में आ रहा होगा आपको, एकदम सिंपल है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि T1 है और एक T2 है, ठीक है? तो अगर T1 को अगर किसी भी अकाउंट पर या फिर किसी भी जो एंटिटी है उस पर क्या करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है? तो क्या होगा कि T1 क्या करेगा, का जो है लॉक ले लेगा, ठीक है? जैसे कि उसे अगर ए पर परफॉर्म करना है तो ए पर ये लॉक ले लेगा, और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और लॉक को रिलीज कर देगा, ठीक है? ये हमारा होता है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला होता है, उससे पहले क्या करता है, वो उस पर लॉक ले लेता है
और जैसे ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है उसे रिलीज कर देता है, ठीक है, बस इतना ही है। सो दिस इज अ सिंपल अप्रोच वेयर ए ट्रांजेक्शन acquires lock on all data items it need to modify, मतलब जिस पर भी उसे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस पर वो राइट लेता है, ठीक है, और लॉक लेता है। बिफोर परफॉर्मिंग एनी राइट ऑपरेशन, वंस द ट्रांजेक्शन कंप्लीट द राइट, इट रिलीज द लॉक, ठीक है, बस इतना सा काम है। तो इसका यूजेस क्या है, इट इज नॉट वाइडली यूज बिकॉज इट कैन लीड टू अननेसेसरी लॉकिंग एंड मे कॉज डिले इन अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे याद रखना है ना। तो देखो इसका हम एग्जांपल लेंगे, उससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, अगर नहीं आ रही, ठीक है, तो समझ में तो आ गई होंगी वैसे। तो देखो हमारे पास एक सिनेरियो है कि T1 वांट टू अपडेट द अकाउंट बैलेंस एंड बाय डिपोजिटिंग 200 रुपीज, ठीक है, तो T1 का ये काम है कि उसे डिपॉजिट करने हैं 200 रुपये, और T2 को क्या करना है भाई, डेटा को रीड करना है। तो देखो दो ही बात हो सकती है, T2 या तो पहले डेटा रीड कर ले या तो बाद में डेटा रीड कर ले, ठीक है। तो देखो इसमें स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले जो है T1 आएगा, वो एक्वायर करेगा लॉक अकाउंट बैलेंस पे, क्यों, क्योंकि T1 को क्या करना है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, उसे अपडेट करना है, ठीक है। तो इसने लॉक ले लिया अकाउंट बैलेंस पे, और T1 ने क्या किया, अपडेट कर दिया बैलेंस 500 से 700, ठीक है। अब T1 ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया लॉक। यहाँ पर क्या हुआ, T2 ने वेट किया जब तक जो हमारे T1 ने अकाउंट बैलेंस पे लॉक ले रखा था, ठीक है, फिर इसने डेटा रीड किया 700 और वो चला गया, ठीक है, तो दोनों का काम हो गया। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब तक T1 ने होल्ड किया हुआ था लॉक, जब तक क्या हुआ था, T2 को वेट करना पड़ा था। इसमें कोई T2 को ऐसी कंडीशन तो थी नहीं कि वो पहले रीड करे या बाद में रीड करे, वो पहले भी रीड कर सकता था, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर T2 को क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, इवन थ्रू इट नॉट ओनली वांट टू रीड द डेटा एंड डज नॉट इंटरफेयर विद द अपडेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उसे बस रीड करना था डेटा, ना तो कुछ इंटरफेयर करना नहीं था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अनयूजुअल कोई वेट करना पड़ेगा T2 को, ठीक है, कोई मतलब जरूरत नहीं थी वेट करने की, ठीक है। आप ही बात बताओ कि मतलब आप अगर कोई आपके आपके जैसे अकाउंट है वो मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है ना, और आप चाहते हो कि मैं डेटा को रीड कर लूँ, ठीक है, और मतलब क्या है कि और कहीं पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, तो क्या आप वही वहां पर वेट करना चाहोगे, बस आपको रेडी तो करना है, आपको कुछ करना थोड़ी ना है, तो वेट थोड़ी ना करोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपलिस्टिक लॉक, और ये ज्यादा भाई यूज भी नहीं होता, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल आया भाई, एकदम प्री क्लेमिंग नाम से पता चल रहा होगा कि पहले से ही क्लेम कर लेते हैं सारे लॉक, ये भाई। सो इसमें क्या है कि बिफोर अ ट्रांजेक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, इट फर्स्ट क्लेम ऑल द लॉक इट नीड फॉर डेटा आइटम्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर एक ट्रांजेक्शन ये है और एक ट्रांजेक्शन ये है, ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन वन को भाई कितने भी जो भी डेटा आइटम चाहिए उन पे वो अगर काम करना चाहता है, रीड करना चाहता है, राइट करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, वो क्या करेगा, उन सब के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उन सब पे मुझे लॉक चाहिए, ठीक है। अगर उन सब पे लॉक मिल गया तो ये काम करेगा, आगे नहीं मिला तो ये काम नहीं करेगा, अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट रिक्वेस्ट ऑल द लॉग एट वंस एंड इफ ऑल द लॉक्स आर गारंटेड, इट प्रोसीड विद द ऑपरेशंस। इफ एनी लॉक इज नॉट गारंटेड, द ट्रांजेक्शन इज रोल्ड बैक, बस, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है कि दिस प्रोटोकॉल इज लेस फ्लेक्सिबल। अब देखो एक बात बताओ, अगर एक ही ट्रांजेक्शन सब पे लॉक ले लेगा और भाई जब तक वो काम कर रहा है, जब तक उस पे छोड़ेगा नहीं वो लॉक, तो बहुत अनयूजुअल है और बहुत मतलब बिल्कुल लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बिकॉज इट लॉक ऑल द डेटा बिगिनिंग विच कैन लीड टू इनएफिशिएंसी और डेडलॉक्स, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल लोग भाई वेट ही करते रहेंगे, ये काम करता रहेगा उस पर, ठीक है। अब हम इसे एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पर एक सिनेरियो है कि T1 जो है अपडेट करना चाहता है बैलेंस, और T2 क्या करना चाहता है, बस रीड करना चाहता है बैलेंस को, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्ट होने से पहले ही जो T2 है वो क्या कर देगा, रिक्वेस्ट कर देगा राइट लॉक की बैलेंस के ऊपर, क्योंकि उसे राइट करना है, अपडेट करना है। तो क्या होगा, सिस्टम उसे अगर ग्रांट कर दिया लॉक तो वो काम करेगा, अगर नहीं किया तो वो पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसने अपडेट, फिर इसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, फिर इसने क्या कर दिया, लॉक को रिलीज कर दिया, फिर T1 आया और उसने रीड लॉक लिया, फिर इसने रीड किया जो भी अपडेटेड डेटा था, ठीक है, 700। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म हुए। तो क्या हुआ कि अगर लॉक नहीं मिलता तो T2 क्या करेगा, टी इफ लॉक आर अनअवेलेबल, ठीक है। तो T2 ऑलरेडी होल्ड्स आर रीड लॉक, ठीक है। T1 रोल्स बैक एंड डज नॉट प्रोसीड इस ऑपरेशन, ठीक है, मतलब कि अगर लॉक नहीं मिला तो वो क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे और पीछे चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि प्रोक्लेमिंग लॉक्स अप फ्रंट मे कॉज डेडलॉक, T1 एंड T2 वेटिंग फॉर ईच अदर्स लॉक और मेक ट्रांजेक्शन अननेसेसरी वेट, ठीक है। मतलब अगर ऐसा हो जाता कि T1 को भी अगर वेट करना होता तो T1 भाई रीड लॉक के लिए वेट करता रहता, और T2 को भी अगर रीड करना है तो वो भी रीड लॉक के लिए वेट करता रहता, ठीक है। तो ये क्या हो जाती, डेडलॉक प्रॉब्लम आ जाती, और
क्या होता कि ये भाई अनसफिशिएंट जो है वो जो डेटा है वो अच्छे से नहीं रह पाता, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा का पूरा सिचुएशन, जो ये दोनों थी, ये दोनों के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप ग्राफ से समझो, तो इसमें क्या है कि अगर भाई इसे जो है, अगर इसे लॉग चाहिए, तो ये सारे के सारे लॉग को ले लेगा और काम करेगा और लॉग को छोड़ देगा, ठीक है। ये इसके अंदर है, ठीक है चीज। अब क्या होता है कि टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। देखो, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, कभी कभी अलग से पूछ लेता है, ठीक है। तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के अंदर बस एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको पहले सिंपलिस्टिक बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि ये एक टाइम पर लॉक को मतलब लॉक को ले सकता है, मतलब लॉक को एक्वायर कर सकता है, और एक टाइम पे लॉक को रिलीज कर सकता है, ठीक है। बस दिमाग में ये याद रखना, ठीक है। मतलब अगर ये लॉक को एक्वायर कर रहा है तो ये लॉक को सिर्फ एक्वायर कर सकता है, रिलीज नहीं कर सकता। अगर इसने एक बार लॉक को रिलीज कर दिया तो ये रिलीज ही करेगा, ये एक्वायर नहीं करेगा। बस दिमाग में बस यार ये याद रखो, तो सारा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल इन डेटाबेस। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, ठीक है। जो मैंने आपको दोनों फेज बताया वही है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। सो सबसे पहला होता है हमारा ग्रोइंग फेज और दूसरा होता है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज में क्या होता है, द ट्रांजेक्शन कैन एक्वायर लॉक्स बट कैन नॉट रिलीज एनी लॉक, ठीक है। जैसे ही वो लॉक एक्वायर करना शुरू करता है तो वो ग्रोइंग फेज के अंदर आ जाता है और एक्वायर करता रहता है, ठीक है। जैसे ही वो लॉक को रिलीज करता है वो कहाँ आ जाता है, श्रिंकिंग फेज में आ जाता है। वंस ट्रांजेक्शन रिलीज एनी लॉक इट कैन नॉट एक्वायर एनी मोर लॉक्स, ठीक है। अगर उसने एक बार रिलीज कर दिया तो वो और लॉक को नहीं रख सकता, वो सबको उसे रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, एंश्योर सीरियलाइजिबिलिटी, ठीक है। मतलब कि इसका जो रिजल्ट होता है वो सीरियल शेड्यूल के बराबर होता है, ठीक है। सीरियल शेड्यूल क्या होता है, मैंने यूनिट 4 के अंदर बताया है, जहां पर जो शेड्यूल्स हैं वो एक के बाद एक के बाद एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन अपीयर टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीरियल ऑर्डर, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल ले तो ग्रोइंग फेज के अंदर अभी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो। ग्रोइंग फेज के अंदर क्या होता है, T1 रिक्वेस्ट एंड एक्वायर लॉक्स ऑन द डेटा आइटम। और श्रिंकिंग फेज में क्या होता है, जैसे ही T1 जो है अपना काम खत्म कर लेता है, वो क्या करता है, रिलीज कर देता है लॉक को, और किसी भी लॉक को एक्वायर नहीं करता। बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। ये होता है हमारा टू फेज लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग को जल्दी से एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिनेरियो है, जहाँ पर जो है T1 को क्या करना है कि 200 रुपए ट्रांसफर करने हैं ए अकाउंट से बी अकाउंट में, ठीक है। लेकिन T2 को क्या करना है, रीड करना है बैलेंस को, जो कि अकाउंट ए का है, ठीक है। तो मतलब ये समझो कि T1 को क्या करना है, अकाउंट ए से अकाउंट बी में 200 रुपए ट्रांसफर करने हैं, और T2 को क्या करना है, अकाउंट ए का जो डेटा है जो भी बैलेंस है उसे क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। सो ये हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा देखो। यहाँ पर दो स्टेप है, पहला है हमारा ग्रोइंग फेज, दूसरा है हमारा श्रिंकिंग फेज। सबसे पहले आपको लॉक एक्वायर करने पड़ेंगे। तो T1 क्या करता है कि एक्वायर करता है राइट लॉक को डेटा अकाउंट ए पर और डेबिट कर देता है 200 रुपए। यानी कि उसने क्या कर दिया, ये कर दिया ए इक्वल टू ए माइनस 200, ठीक है। इसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये क्या करता है, ये अभी इसने रिलीज नहीं किया है के लॉक को, ठीक है। अभी ये क्या करता है कि T1 क्या करता है, बी के लॉक ले लेता है, राइट लॉक, और क्या करता है, क्रेडिट कर देता है 200 रुपए। यानी कि बी इक्वल टू बी प्लस 200 रुपए कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्म हो गया। क्या करेगा, इसका काम हो गया, अब ये रिलीज कर देगा लॉक को, ठीक है। सो श्रिंकिंग फेज, अब आता है श्रिंकिंग फेज। आफ्टर ट्रांसफरिंग T1 रिलीज द लॉक ऑन अकाउंट बी। उसने बी को रिलीज कर दिया लॉक, और अब इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया लॉक अकाउंट ए पर भी, ठीक है। तो ये हमारा श्रिंकिंग फेज हो गया। तो ये दोनों फेज कंप्लीट हो गए, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया एक का, ठीक है। T2 का क्या है, मतलब T2 भाई अब काम कर पाएगा, ठीक है, इस पे बेसिकली, ठीक है। और अगर ए पर लॉक नहीं था तब काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ट्रांजेक्शन फॉलो अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, लॉक फर्स्ट, वर्क देन रिलीज, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके अंदर कि T2 कैन नॉट रीड बैलेंस ऑफ ए वाइल T1 इज होल्डिंग द लॉक, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो भाई आएगी थोड़ी बहुत कि T2 को यहाँ पर भी वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टू फेज लॉकिंग क्या होता है। बेसिकली दो फेज होते हैं इसके अंदर, एक होता है ग्रोइंग और एक होता है श्रिंकिंग। ग्रोइंग के अंदर वो लॉक को एक्वायर कर रहा है, और श्रिंकिंग के अंदर वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। बस इतना याद रखो। अब आता है हमारा स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग क्या है भाई, इससे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग और टू फेज लॉकिंग में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो थोड़ा याद रखना, ठीक है। सो दिस इज अ
stricter version of 2PL protocol, it makes sure that transaction keeps lock until it's completely finished and committed, ठीक है। सो बेसिकली क्या था, टू फेज प्रोटोकॉल के अंदर बस हमें ये ध्यान में रखना था, अगर ट्रांजेक्शन एक्वायर कर रहा है तो लॉक वो ग्रोइंग फेज में, और जैसे ही वो रिलीज करता है वो शिंगिंग फेज के अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग में क्या है कि अगर कोई किसी भी ट्रांजेक्शन ने लॉक्स को एक्वायर करा हुआ है तो वो पहले कमिट करेगा, फिर ही उसे रिलीज करेगा, ठीक है। बिना कमिट करे वो रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है। बस इतना सा याद रखो। हाउ इट वर्क, a transaction hold on it lock and does not release them until it is ready to commit, है ना। मतलब कमिट करने के बाद ही करेगा। once it commit it release all the lock at once, ठीक है। एक ही बार में छोड़ देगा, ऐसा नहीं है कि वो एक एक करके छोड़ेगा, सबको एक ही बार में छोड़ देगा, ठीक है। अब व्हाई इट इज यूजफुल, मतलब ये ऐसे ग्राफ बनेगा, इसे समझो। ऐसे एक ग्राफ है, ये रिलीज कर रहा है, मतलब एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है लॉक्स को। अब जैसे ये कमिट करेगा, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, मैं अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ऐसे हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिक वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो भी लॉक्स हैं आपको उन्हें एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर लिया। अब ये क्या करेगा, इस पे काम करेगा, ठीक है। काम हो गया इसका फिनिश। अब क्या करेगा, इसे कमिट करेगा, ठीक है। और एकदम से सारे जो लॉक है उन्हें छोड़ देगा, ठीक है। बस इतना सा काम होता है इसका, ठीक है। अब देखो व्हाई इट इज यूजफुल इज अवॉइड सिचुएशन लाइक कास्केडिंग रोलबैक्स। कास्केडिंग रोलबैक्स में क्या होता है कि मतलब एक शेड्यूल की वजह से आपको मल्टीपल जो शेड्यूल्स हैं, या फिर एक ट्रांजेक्शन की वजह से आपके जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन है वो फेल होते हैं, ठीक है। So by holding all the lock until the commit, it ensure that no other transaction can interfere before the work is finalized, ठीक है। इतना ही इसका मतलब होता है। और टू फेज लॉकिंग के अंदर इसका जो एक एग्जाम, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग के अंदर एक एग्जांपल देख लेते हैं। वही वाला काम है कि ए T1 को क्या करना है, अकाउंट ए से बी में 200 रुपये ट्रांसफर करने हैं, और T2 को क्या करना है, रीड करना है बैलेंस अकाउंट ए का। T1 ने क्या किया, यहाँ पर एक्वायर किया राइट लॉक ऑन अकाउंट ए एंड अकाउंट बी एक साथ, मतलब ग्रोइंग फेज के अंदर उसने कर लिया, पहले एक पर किया होगा फिर बी पर किया होगा, ठीक है। T1 ने क्या किया, परफॉर्म किया ट्रांसफर, 200 रुपये डेबिट कर दिए और क्रेडिट कर दिए बी के अंदर, ठीक है। सो T1 ने क्या किया, फिर होल्ड किया लॉक को जब तक उसने कमिट नहीं कर दिया, ठीक है। जैसे उसने कमिट किया उसने सारे ट्रांजेक्शन पे से जो भी लॉक था उसे हटा दिया, ठीक है, स्विंगिंग फेज के अंदर। अब क्या है एडवांटेज, क्या है इसका, ये प्रिवेंट करता है कास्केडिंग रोल बैक। इफ T1 फेल्स हो जाता है हाफ वे में, तो जो अनदर ट्रांजेक्शन है T2, वो भी हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाता है और इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग का, कि मतलब कमिट करने से पहले कोई भी आप लॉक को रिलीज नहीं करोगे, ठीक है। इतना सा काम है। और एक एग्जाम यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टेबल बना रखी है चारों के लिए, आप देख सकते हो ये टेबल को थोड़ा सा, और याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। सो आई होप आपको सारी जो चीज़ें थी, मैंने आज जितनी भी चीज़ें बताई आपको समझ में आई होंगी, और सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक भी चीज़ें आप मतलब ये मत सोचना कि एक भी चीज़ आप छोड़ दो और एक भी चीज़ ना पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो एक मैं ना वन शॉट वीडियोस लाऊंगा सारे यूनिट की, तो चिंता मत करना अगर आपको एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट करनी हो तो, ठीक है। अभी हमने यूनिट 5 के लेक्चर 1 देख लिया है, जिसके अंदर हमने लॉकिंग टेक्निक्स फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल तक देखा है ना। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन है ना पूरा। और फिर उसके बाद लॉकिंग टेक्निक फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल हो गया होगा। अब हम देखेंगे टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल और फिर वैलिडेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। सो आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, टेक केयर।